ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर करने की चाह हो तो रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं। अगर करने की चाह हो तो एक शेर याद आता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर जो तबीयत से उछाल गया जो बलुआ कोट की घाटी से उछाला गया था और आगरा के आसमान में जिसने छेद किया और दोनों के सामंजस्य से यह अमृत वर्षा इस पावन देव भूमि पर हो सकी है। मूलतः ये जिस तरह के ये जो नेशनल सेमिनार्स हैं, संगोष्ठियां हैं, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो विद्यार्थी हित के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसमें आयोजक का व्यक्तिगत हित तो रहता ही है कि उसके चलिए करियर के बायोडेटा में भी एक एड ऑन हो जाता है, अनदर फेदर ऑन हर और हिज कैप। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, जहां पर विद्यार्थी ये सीखने का प्रयास करते हैं कि मेरे संस्थान में क्या चल रहा है, मेरे जैसे बाकी लोग, मेरे ही जैसे बाकी विजिटर इस देश को किस ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। जब हम विचारधारा का निर्माण करते हैं तो वही विचारधारा अंततः राष्ट्र निर्माण की विचारधारा में परिवर्तित होती है। इस तरह की राष्ट्रीय संगोष्ठियों का जो एक बड़ा कारण, उसके पीछे का ध्येय, मूल सिद्धांत जो मुझे समझ में आता है वो ये रहता है कि हम एक विचारधारा का निर्माण कर सकें। विचारधारा निर्माण इतना आसान काम नहीं है जितना हम कह देते हैं कि एक विचार को जन्म देना है, पहले से रोपित विचारों को पिघलाना है, निकालना है, ड्रेन ऑफ करना है दिमाग से, और उसके बाद नया विचार वहां रोपित करना है और उसका तब तक भरण पोषण पालन करना है जब तक वो विचार एक क्रांति में परिवर्तित न हो जाए। राष्ट्रीय सेमिनार, ये संगोष्ठियां, ये कॉन्फ्रेंसेस, ये वही भूमि है जहां ये पौधे, ये बीज रोपित किए जाते हैं। और आप जानते हैं मैं कृषि विश्वविद्यालय से आती हूँ और सभी जगह, क्योंकि उत्तराखंड और भारत की ही अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो पौधा रोपण या बीज रोपण एक प्रथम कार्य है। इसके आगे पुष्पित होने तक, पल्लवित होने तक बहुत सारा संघर्ष है। जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के संघर्ष को इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन संघर्षों की राह पर चलकर ही हम वो कार्य कर सकते हैं कि हमारा नाम मानचित्र पर आता है। मेरा मानना है कि सूरज की तरह यदि चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। राह पर चलना बहुत आसान काम है, सरकार सड़कें बना देती है, ये सड़कों का निर्माण हो जाता है, राह का निर्माण हो चुका है, उस पर चलना बहुत आसान काम है। किंतु यदि दुनिया के मानचित्र पर हमें कहीं खड़े होते हुए होना है या दुनिया के मानचित्र पर हमको अपना अस्तित्व स्थापित करना है, तो उसके लिए हमको राह निर्माण की कला आनी चाहिए। और जब तक हम राह निर्माण की कला में पारंगत नहीं होते, या पारंगत होना तो दूर की बात, उस राह निर्माण के साहस को, राह निर्माण के कार्य को अपने हाथ में लेने का साहस नहीं जुटा पाते, हम राह का निर्माण कर नहीं सकते। माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम अगर ऊंचा सपना देखेंगे तब हम अपने ऊंचे सपनों को साकार कर सकें। ये युद्ध है, ये एक ऐसा युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। मेरे आज से मेरा कल उत्तरोत्तर अच्छा होना चाहिए। अगर इस प्रण के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं तब तो हम राष्ट्र निर्माण की मूल धारा में खुद को खड़ा पाते हैं। अदरवाइज हम राष्ट्र निर्माण में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार हमें करना चाहिए। नारी विमर्श मेरी जो भावना है, मैं ये प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्या नारी विमर्श क्या बात है? क्या नारी विमर्श का वस्तु है? नारी विमर्श का एक आस्पेक्ट क्यों है? क्यों मेरा अस्तित्व आज विमर्श का कारण बन रहा है?
क्यों मेरे सहयोगी ये जानना चाहते हैं कि क्या समसामयिक दृष्टिकोण, आज के दृष्टिकोण में नारी विमर्श का एक प्रश्न, एक तत्व है या नहीं? अगर है या नहीं है के बीच में मैं चलूं तो ये डिबेट हो जाए। लेकिन जिस देश की प्रथम नागरिक महिला है, वहां से यदि शुरू किया जाए और आज ग्राम पंचायत अध्यक्षों को ही गिन लिया जाए तो तथ्य और आंकड़े ये कहते हैं कि महिला गौरवान्वित होने का कारण है विमर्श करें। आज महिलाओं ने वो परचम स्थापित कर दिया है कि जहां आपको उन्हें सम्मान के साथ देखना आपकी बाध्यता और मेरे स्वाभिमान का कारण। आप मुझे प्यार करें न करें, मुझे आपके प्यार की आकांक्षा नहीं है, पर आप मेरे किए गए कार्यों के लिए मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। उसकी याचना भी मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कार्य आपको इस बात पर विवश कर देना चाहिए, मेरे कार्यों को आपको इस बात के लिए विवश कर देना चाहिए कि आप उनका सम्मान करें। मैं विमर्श का सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं सम्मान का सब्जेक्ट हूँ और सम्मान अर्जित नहीं करती हूँ। सम्मान अर्जित नहीं करती हूँ, मेरे कार्य अपने सम्मान की परिभाषा स्वयं परिभाषित करते हैं। मैं नारी हूँ, मैं सृजन करता हूँ, जो शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है उसका पर्याय विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, कोई भी विज्ञान उठा के देख लीजिए, आज तक AI का जमाना भी आ गया है, पर वो सृजन शक्ति नारी के अलावा कहीं नहीं पाई गई। वो नदियां जो हमें जीवन देती हैं वो भी सब नारियों की श्रेणी में ही हैं। वो संवेदनाएं जो आपके जीवन को जीवंत बनाती हैं, जीवंत बनाती हैं, वो सब नारी स्वरूपा है। वो शक्तियां जो आपको शक्ति स्वरूपा बनाती हैं वो सब नारी स्वरूपा है। वो प्रकृति जिसमें आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जीवंत रहते हैं, जीवन का पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो सब नारी स्वरूपा है। तो नारी विमर्श का कारण या उदाहरण नहीं हो सकता। नारी क्या है, नारी के पीछे का इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है और आने वाले इतिहास और भूगोल में उसकी क्या परिकल्पना है, हम इस विषय पर जरूर बात कर सकते हैं। एक बालक की प्रथम गुरु माता, उसका पर्याय आज तक सृष्टि ने नहीं दे पाया। चाहे वो भगवान राम की गुरु रही हो, माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा, या फिर वो वर्तमान भारत में आने वाले प्रत्येक जन जन की गुरु रही, उसकी अपनी माता, उसका विकल्प दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। तो ऐसी नारी शक्ति हमारे राष्ट्रों में, हमारे वेदों में, सारी ज्ञान परंपरा ये कहती है यत्र नारीस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसी संस्कृति में, ऐसी सनातन संस्कृति में हम नारियों पर, नारी को विमर्श का वस्तु, विमर्श की चीज समझें और ऐसी चीजों की परिकल्पना कर रहे हैं, तो आखिर उसके कारण क्या है? वो कारण और निवारण, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वो चुनौतियां और वो अवसर। ये जरूर बिल्कुल सिद्ध चीज है कि जब हमें चुनौतियां हमारे सामने समक्ष ज्यादा हो, आजकल जो रिसर्च हो रही है वो वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत ज्यादा हो रही है। वो वर्क लाइफ बैलेंस की रिसर्च कहाँ से आती है, क्यों आती है? कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन हमने अपने अस्तित्व को और अपने व्यक्तित्व को इतने डबल अपॉर्चुनिटीज में, इतने डबल करियर में समेट लिया है कि हम विमर्श का एक कारण स्वयं को बना देते हैं। आज के परिवेश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर हम नारियां या नारी शक्ति का पदार्पण ना हुआ। सनातन संस्कृति से लेकर और वर्तमान समय तक आप इतिहास का कोई भी पन्ना पलट लीजिए, नवाचार तक का कोई पन्ना पलट लीजिए, क्रांति की परिभाषाओं के
शब्दों का गहन अध्ययन कर लीजिए, विज्ञान को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, आज आप वहाँ महिलाओं को उसी दृढ़ता के साथ खड़ा पाएंगे जहाँ हमारे काउंटर पार्ट्स जो शक्ति का प्रतीक रहते हैं, सामर्थ्य का प्रतीक रहते हैं, वो खड़े रहते हैं। आदि शक्ति, जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि को जीवंत रखने के लिए सृष्टि के सृजनहार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और वो तीनों मिलकर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर जी की जब कल्पना करते हैं, जो संहार करता भी है और सृष्टि को समायोजित रखने का कार्य भी उनका एक दायित्व भी है, तो वो भी अर्धनारीश्वर की ही परिकल्पना में सजीव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में नारियों के समक्ष आने वाली चुनौतियां, हाँ, वो परिवेश के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी डेमोग्राफी है, जब वो परिवर्तित होती है तो हमारी बालिकाओं के समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। उन चुनौतियों से अगर हम एकाकार हो पाएंगे, हम स्वयं को उस जगह रखकर, एम्पैथी शब्द जो आया है उस तरह से सोचकर जब हम समाज का निर्माण करेंगे, उन राहों का निर्माण करेंगे जिस पर चलकर हमारी बालिकाएं और बालक दोनों एक साथ चलते समय सहजता का अनुभव करें, ऐसे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक IAS ऑफिसर जब बनते हैं, जिन्होंने टॉप किया, उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही लाइनें कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध है, हर क्षण एक युद्ध है मेरे लिए, और जब मैं किसी चीज के लिए प्रयासरत रहता हूँ तो वो एक युद्ध रहता है। ये युद्ध है, प्रयास नहीं। मैं जब कुछ अच्छा काम करता हूँ, पूरा कंटिन्यूएशन में मेरी पूरी लाइफ साइकिल एक युद्ध की तरह से चलती है। मैं प्रयास कभी नहीं करता, मैं हर क्षण युद्ध करता हूँ, अच्छा करने के लिए युद्ध करता हूँ, सफल होने के लिए युद्ध करता हूँ। और ये युद्ध मैं तब तक करता हूँ जब तक मैं इस युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं करती। यहाँ महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बराबरी की बैठी हुई है। आज प्रथम पंक्ति में भी हम जो बैठे हुए हैं, वो प्रथम पंक्ति में भी बैठे हुए लोग भी बराबर के ही हैं। आप देखिए, संख्या की दृष्टि से हम हर स्तर पर बराबर के होते जा रहे हैं। और उस देश में जहाँ की प्रथम नागरिक महिलाएं हैं, हमारे राज्य की न जाने कितने पदों को महिलाएं सुशोभित कर रही हैं, आर्मी से लेकर नेवी, थल सेना और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी महिलाएं सुशोभित हैं। तो महिलाओं के लिए अवसर, महिलाओं के आगे बढ़ने की चुनौतियां लगभग उतनी ही हैं जितनी पुरुषों की है। हाँ, एक दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। हम ये सोच लेते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और एक सिंपैथी कार्ड जो रह जाएगा या हम जो खेल सकते हैं, वो एक दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। हम महिलाएं हैं, इसलिए हमारा कार्य क्षेत्र छोटा हो जाना चाहिए। हमारी जो स्थानांतरण की पॉलिसी है वो अलग होनी चाहिए। महिलाओं की क्यों अलग होनी चाहिए? हम कभी इस बात पर नहीं सोच पाते कि क्या हम महिलाएं सैलरी अलग से डिमांड करते हैं? नहीं। जब हम एक सैलरी ले रहे हैं, जब हम एक जैसे वातावरण की अपेक्षा करते हैं, जब हम एक तरीके की अपेक्षाएं रखते हैं समाज से, तो मेरे अधिकार जब एक जैसे अधिकारों की परिकल्पना करते हैं, तो मुझे एक जैसे कर्तव्यों के लिए सुदृढ़ रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और जब मैं एक जैसे कर्तव्यों के लिए सुदृढ़ हूँ, एक लाइन में लगकर अपने जो भी कार्य मुझे करना है, एक समान साहस के साथ खड़े होकर कर सकती हूँ, अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखते हुए कर सकती हूँ, तो फिर विजयश्री मेरी ही। विजयश्री के लिए मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ है। वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि महिलाओं में संवेदनशीलता, ये रिसर्च कहता है, पुरुषों की अपेक्षा कम। पुरुष बहुत मजबूत है, वो हर तरीके की स्थिति को बहुत मजबूती के साथ झेल सकता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है। इसीलिए पुरुषार्थ शब्द पुरुष
के अर्थ योजन से जुड़ा हुआ है। जब पुरुष अर्थ योजन के लिए कोई कार्य करता है, तन मन धन लगा के कुछ काम करता है, तो वहां से पुरुषार्थ आता है। लेकिन जब महिला उसी चीज को काम करती है तो उसको पुरुषार्थ ही नहीं कहा जाता। उसके लिए किसी अलग परिकल्पना की खोज की जाती है, वो शब्द वो नहीं आता। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है अपनी मातृशक्ति से भी, और अपनी जो हमारे अग्रज, हमारे भाई बंधु यहाँ विराजमान है, कि महिला प्यार का कारण बने ना बने, प्यार की दृष्टि से आप देखें ना देखें, सम्मान की दृष्टि से अवश्य देखिए। हर रूप में वो आपकी सहभागी है, सहचरी है, सखी है, और हर रूप में बिना महिलाओं के, जैसे हमारे पर्वतीय अंचल में ऐपण एक कला होती है, उस ऐपण कला का स्टार्टिंग पॉइंट बिंदु होता है। जितने हमारे पर्वतीय अंचल के लोग होंगे वो जानते होंगे, स्पेशली कुमाऊं अंचल के, कि ऐपण का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिंदु है। और उसी तरीके से सृष्टि का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो महिला है। और उसके साथ जब शक्तियां जुड़ती हैं, महिला और पुरुष साथ साथ चलते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाते हैं। एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराता है, एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति सहज महसूस करता है, एक ऐसा समाज जहां हम सहजता से अपनी बात कह भी सकते हैं, सहजता से दूसरे की बात सुन सकते हैं। लेकिन सहज होना इतना आसान नहीं है, बिना मात्रा का शब्द है जिसमें एक भी मात्रा नहीं है। लेकिन सहज होना उतना ही क्लिष्टतम है जितना कि क्लिष्टतम शब्द स्वयं क्लिष्ट। इतना आसान नहीं है सहज। जब हम सहज होते हैं तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति के राम के दर्शन होते हैं, प्रत्येक नारी में सीता के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम क्लिष्ट हो जाते हैं, जब मेरा व्यक्तित्व क्लिष्ट हो जाता है, तो फिर महानतम विद्वान रावण भी राक्षस के रूप में परिलक्षित होने लगता है। वो सिर्फ एक विकार की बात है, तो क्लिष्ट होने की बात है, सहजता की नहीं। तो आइए आज इस संगोष्ठी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना प्रयास निश्चित करने का प्रयत्न करें, संकल्प लें कि हम सहज रहेंगे, सहज उपलब्ध रहेंगे, सहजता के साथ मिलेंगे, सहजता के साथ खुद भी आगे बढ़ें। लेकिन खुद आगे बढ़ने से पहले एक व्यक्ति को सहज बनाकर, उसको सहजता का वातावरण देकर, चाहे वो हमारा विद्यार्थी ही क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने की राह दिखाएं। एक शिक्षक होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए वो सहज मार्ग प्रशस्त करें जिस पर वो सहजता से चल सके। तो जीवन बहुत सहज है, उसको क्लिष्ट बनाने का प्रयास न करें। इससे पहले हमारे यहाँ पतिनगर में किसान मेला चल रहा था, वहाँ एक ये अभी का एग्जाम्पल है